नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? यहाँ पर दिया गया है हिंदी, मराठी, उड़िया और नेपाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उड़िया भाषा है इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। कि किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है इसमें आपको नोट करना है, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत और कोंकणी। आपको नोट करना है कि किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। और संस्कृत भी आपको इसके साथ याद रखना है। उसके बाद आती है मराठी, नेपाली और कोंकणी। इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? इन सभी भाषाओं की लिपि है देवनागरी लिपि। अगर आपसे पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के राजा जयभट्ट ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। कब? 7वीं और 8वीं शताब्दी में। किसने देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था? गुजरात के राजा जयभट्ट ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है हिंदी? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास क्रम है, सबसे पहले आती है संस्कृत, उसके बाद आती है पाली, फिर आती है प्राकृत और अपभ्रंश और बाद में आती है हिंदी। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? हिंदी भाषा का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? यहाँ पर दिया गया है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेत भाषा या काव्य भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य भाषा भाषा का रूप नहीं है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से? सबसे पहले आता है सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चा सर्वप्रथम अपनी बात समझाने के लिए किस भाषा के रूप का प्रयोग करता है? बच्चा सर्वप्रथम अपनी बात समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांकेतिक भाषा के बाद बच्चा कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा के बाद बच्चा मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा में व्यक्ति अपने भावों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। और मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक भाषा वे भाषा होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसमें व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं? भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। भाषा के जो 4 कौशल है इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। इनमें सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? भाषा के 4 कौशल में सबसे पहले आता है सुनना, दूसरा आता है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। अगला प्रश्न, लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दिया गया है शब्द, लिपि, वाक्य या प्रत्यय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लिपि। जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा भाषा लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं, या किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि किस ओर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन चुनिए। यहाँ पर दिया गया है ड, द, य और म। इसका सही उत्तर हो जाएगा य। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। ये कौन से व्यंजन है, ये है अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाता कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से, श, श, स और ह। अगर आपसे पूछा जाता कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कुल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन है 41 है। 41 व्यंजन कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। और उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है 4। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4। और संयुक्त व्यंजन भी 4 माने जाते हैं। उसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2। और आगत व्यंजन भी इसमें जोड़े जाते हैं। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, आगत व्यंजन है ज एंड फ। 2 आगत व्यंजन इसमें जोड़े जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या है 52। इसमें स्वर कितने हैं, इसमें स्वर है 11 और व्यंजन कितने हैं, 41। इसलिए हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कृषाणु, धूमकेतु, जातवेद या प्राहुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राहुण अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। प्राहुण किसका पर्यायवाची है, प्राहुण है अतिथि या पाहुना का पर्यायवाची माना जाता है। अगला प्रश्न, शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इस परिभाषा के लेखक कौन है। यहाँ पर देखा है कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, भोलानाथ तिवारी या उदय नारायण तिवारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु ने ये परिभाषा दी है कि शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे अज्ञान, इसमें अ उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरता, उदाहरण के लिए हम लेते हैं सुंदरता। इसमें जो सुंदर है ये एक शब्द है और इसमें प्रत्यय ता प्रत्यय को जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं मानवता, इसमें भी ता प्रत्यय जोड़ा गया है। और नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं हम सामाजिक, इसमें इक प्रत्यय को जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा चुनिए। यहाँ पर दिया गया है देव, अस्तित्व, राष्ट्र या विकल्प। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्तित्व। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं बल्कि महसूस किए जाते हैं, या हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण, दोष, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मिठास। मिठास में मिठाई के बाद के स्वाद का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं ईमानदारी। ईमानदारी में किसी व्यक्ति के चरित्र का भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं बुढ़ापा। जो बुढ़ापा है, इसमें हमें किसी व्यक्ति की अवस्था का भाव बोध होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से नूतन शब्द का विलोमार्थी शब्द छांटिए। यहाँ पर दिया गया है पुरातन, अधुनातन, अर्वाचीन या नवीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरातन। नूतन शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? पुरातन। नूतन का अर्थ होता है नया और पुरातन का अर्थ होता है पुराना। यहाँ पर अधुनातन का अर्थ होता है नया और अर्वाचीन का अर्थ भी होता है नया, और नवीन का अर्थ भी नया ही होता है। यहाँ पर जो दिया गया है अधुनातन, अधुनातन का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? अधुनातन का विलोमार्थी शब्द होगा पुरातन। और अर्वाचीन का विलोमार्थी क्या होगा? अर्वाचीन का विलोमार्थी अर्थ होगा प्राचीन। और नवीन का भी क्या होगा? नवीन का भी प्राचीन होगा। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर दिया गया है क्रिया, सर्वनाम, काल या विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है काल, काल किसी भी कार्य के होने के समय को दर्शाता है, और काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लास्ट प्रश्न, कंचन बरसना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। यहाँ पर है बदल जाना, सचेत हो जाना, बहुत अधिक लाभ होना या भाग्य को दोष देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक लाभ होना कंचन बरसना मुहावरे का अर्थ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।